कैसे प्रजातंत्र के ऊपर खतरा है आज के दिन। वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है, अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। लोग सड़क पर उतरते हैं। नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट में जान नहीं है। सारे काले धन को सफेद कर दिया कि मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी बचेगा तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। मैं आपसे साफ साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर मैं 10वां नंबर पर भी होता तब भी मैं उसको स्वीकार करता। चौथा तो फिर भी बेहतर है, और वो इसलिए स्वीकार करता क्योंकि ये लड़ाई जो है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस बड़ी लड़ाई में अगर मेरा योगदान छोटा भी है तो मैं बराबर तत्पर रहूंगा उस योगदान को करने के लिए। आप देखेंगे कि हमने अपने बयान में कहा है कि ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस तरफ वो हैं, तो इसलिए आप मैदान से हट क्यों नहीं जाते हैं। ऐसी बातें आई हैं। मेरे नाम की घोषणा पहले हुई थी, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का पद जो है वो इतनी गरिमा और मर्यादा का पद है। इट्स सच ए डिग्निफाइड पोस्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति भवन में उसी तरह का व्यक्ति जाए जो इन फंक्शंस को, इन जिम्मेदारियों को निभा सकेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो सरकार के कब्जे में है, उसको हिम्मत ही नहीं होगी कि मशवरा भी हम दें, तो फिर इस पद का कोई फायदा नहीं बचेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में समय समय पर ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप बन के रह गए और अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वहन नहीं किया। आप देखेंगे इस स्टेटमेंट में कि हम लोगों ने विस्तार से वर्तमान परिस्थिति जो है उसका जिक्र किया है। कैसे प्रजातंत्र के ऊपर खतरा है आज के दिन। कैसे जितनी मान्यताएं थीं, जितने मूल्य थे, वो लगभग समाप्त हो गए हैं। जितनी संस्थाएं थीं वो बर्बाद हो गई हैं, और प्रजातंत्र हमारे देश में पंगु हो गया है। लेकिन उससे भी जो बुरी बात है वो ये है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। और किसके खिलाफ? केवल देश के अपराधियों के खिलाफ नहीं, क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। एजेंसीज को मैं बताता हूं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। एजेंसीज को अगर सवाल पूछना होता था किसी राजनेता से, तो वो समय लेकर उनके घर जाते थे, उनसे पूछते थे कि ये सवाल है, आपका क्या उत्तर है। ऐसा तो नहीं होता था कि बड़े से बड़े नेता जो हैं इस देश के, उनको अप एंड डाउन कराया जा रहा है, ईडी के दफ्तर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, 50 घंटे क्वेश्चनिंग हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीयत जांच करने की नहीं है। सरकार की नीयत है बेइज्जत करने की, ह्यूमिलिएट करने की।
राजनेताओं को ह्यूमिलिएट करो और देश की जनता के सामने ये दृश्य दिखाओ कि कैसे वो इस दफ्तर से उस दफ्तर जा रहे हैं, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है। किसी भी व्यवस्था में जो नागरिक है उसके लिए रास्ता खुला होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए रिकोर्स। इफ आई हैव ए ग्रीवेंस, आई मस्ट हैव ए रिकोर्स। आई मस्ट बी एबल टू गो टू समबडी। हमारी सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, और आज सुनवाई नहीं हो रही। There is no recourse for the people, and I am saying it with the fullest sense of responsibility, that there is no recourse anywhere, including the judiciary. कितने केसेस पेंडिंग हैं? आर्टिकल 370 का फैसला हुआ, सुनवाई शुरू भी हुई। सीएए का क्या हुआ? ये सब बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे जिन पर तत्काल फैसला आना चाहिए था, सुनवाई होनी चाहिए थी। सुनवाई ही नहीं होगी, क्या कर लीजिएगा आप? सो देयर इज नो रिकोर्स। द सिटीजन इज नॉट लेफ्ट विथ एनी रिकोर्स। और जब ये परिस्थिति बनती है ना, तो आप जानते हैं क्या होता है। समाज में अशांति फैलती है और लोग सड़क पर उतरते हैं। लोग सड़क पर उतरते हैं। जो अभी हम देख रहे हैं कि लोग कैसे सड़क पर उतरे हैं, और खास करके हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो कैसे सड़कों पर आ रही है। और मात्र रेलवे रिक्रूटमेंट का आपको दृश्य याद होगा। आज अग्निपथ स्कीम को लेकर जो कुछ हो रहा है, कहीं कोई कंसल्टेशन ही नहीं है। मैं जब संसद में था तो हमारे संसदीय प्रणाली में आप जानते हैं कि स्टैंडिंग कमिटीज हैं, स्थायी समितियां। और मैं विपक्ष में होते हुए 5 साल तक स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में था। और मुझे याद है उस समय के जो मंत्री होते थे, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, उन लोगों से लगातार वो हमसे संपर्क में रहते थे और ये कहते थे कि आप सोच समझकर अपनी सिफारिश करो और हम सब सिफारिश स्वीकार कर लेंगे। और अनेक महत्वपूर्ण कानून हमारे सामने आए जिस पर हमने रिपोर्ट दिया, इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर इंस्टेंस, जिसको इंसिडेंटली उस समय के गुजरात सरकार ने विरोध किया था उसका। जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का जो ऑफिशियल डेलीगेशन आया था कमेटी के सामने, उसने जीएसटी का विरोध किया। और उसके बाद जीएसटी इतना बड़ा कदम बन गया कि मध्य रात्रि को सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में उसका फंक्शन हुआ। आजकल स्टैंडिंग कमिटीज काम नहीं कर रही हैं। पार्लियामेंट को पंगु कर दिया गया है। मात्र 25% कानून ही जो लोकसभा राज्यसभा में पेश होते हैं वो स्टैंडिंग कमिटीज के पास जा रहे हैं, जब उस जमाने में ये 75-80% हुआ करता था। तो वेयर इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट? बिल्कुल पार्लियामेंट को समाप्त कर दिया गया है। नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट में जान नहीं आएगी। वो मैं बहुत दिनों के बाद आज गया अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। बहुत अफसोस हुआ। पहले कितना सुंदर दृश्य था वो, जब हम लोग पार्लियामेंट के अंदर एंटर करते थे और वो विभत्स से कोई भवन खड़ा हो रहा है। उससे पार्लियामेंट की गरिमा नहीं बढ़ेगी। पार्लियामेंट की गरिमा बढ़ेगी जब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, प्रेसिडेंट्स, उनको सम्मान मिलेगा, उनको इज्जत मिलेगा।
तो इसीलिए साथियों मैं कह रहा था कि ये लड़ाई दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है. It is a battle of two ideologies. And most of the opposition parties have come together now in this election to wage that battle. And it is not going to stop here. I am quite confident that they will remain together and they will carry the fight forward. और मुझे पूरा भरोसा है कि अंत में हम ही सफल होंगे, क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है और हम किसी गलत कदम का सहारा इसमें नहीं ले रहे हैं. ये और कई सारी बातें इसमें लिखा हुआ है. $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी जो हो रहा है उसी को बचाने के लाले पड़े हैं. मैं एक ही लाइन कहूंगा अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे कि 2016 में नोटबंदी हुई. नोटबंदी की कहीं चर्चा होती है आज? 99 पॉइंट कितना % आते आते रिजर्व बैंक ने आंकड़ा देना भी बंद कर दिया कि कितना नोट्स सर्कुलेशन में जो थे वो वापस आ गए. हम नहीं जानते हैं कि अब 100% ही पर रुक गया कि 100% को भी क्रॉस करके आगे हो गया. ठीक है ना? तो सारा पैसा वापस आ गया जितना सर्कुलेशन में था, और शायद उससे ज्यादा भी सारा बैंकिंग सिस्टम में आ गया. आज तक मुझे जानकारी नहीं है, और आप जो लिखते हैं और दिखाते हैं वो सब मैं पढ़ता और देखता हूं. मुझे जानकारी नहीं है कि कितना काला धन पकड़ा गया. 10 लाख, 10 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, कितना पकड़ा गया नहीं पता. लेकिन इतना पता है कि जितना काला धन था वो आ गया बैंकिंग सिस्टम में और सफेद हो गया. मैं जोर देकर इस बात को कहता हूं आपके सामने, demonetization is the biggest scam of this century, क्योंकि उसने सारे काले धन को सफेद कर दिया और हम सब उसके बारे में भूलने के लिए मजबूर कर दिए गए. और दूसरी बात, उसका क्या असर हुआ आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए. 2016 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था में सालाना विकास दर में जो गिरावट शुरू हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि अगर नोटबंदी के साल में हमारा ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट 8% से ऊपर था, तो कोविड के पहले जो साल था उसमें ये गिरकर 4% हो गया. 4%. और फिर कोविड आया तो कोविड तो माइनस में चले गए. अब स्ट्रगल कर रहे हैं उससे निकलने का. तो ये सब कुछ जो हमारी अर्थव्यवस्था में कमी है, उसी का नतीजा है कि हम समाज में अशांति देख रहे हैं और यूथ को सड़कों पर देख रहे हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए हैं. विदेशों में विदेशियों के साथ मिलकर उनकी कितनी बातचीत हुई ये हम लोगों को कम पता चलता है, लेकिन वहाँ जो NRIs हैं उनके साथ उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं. देश की राजनीति की चर्चा वो वहाँ करते हैं विदेशी भूमि पर. और एक जो मान्यता थी हमारे देश की, हम विदेशों में जाकर चाहे कोई भी फोरम हो, देश की राजनीति की बात नहीं करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, वो सब ध्वस्त हो गया. जैसे प्रजातंत्र के सारे मानक ध्वस्त हो गए, वैसे विदेश नीति का ये जो बहुत महत्वपूर्ण एक मानक, वो भी ध्वस्त हो गया.
तो इसीलिए हम लोगों को लड़ना है। हमने इसमें कहा है कि हमारे पहले वाली जो पीढ़ी थी उसने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और हमें स्वतंत्रता दिलाया। हमारी पीढ़ी, जिसका भी समय अब समाप्त हो रहा है, उस पीढ़ी ने उस प्रजातंत्र को मजबूत किया, आगे बढ़ाया। और अब इन द इवनिंग ऑफ आवर लाइफ्स वी आर सीइंग दैट डेमोक्रेसी स्लोली डाइंग। वी विल नॉट लेट दिस हैपन। और मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ लेकिन बहुत जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी बचेगा तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। और ये जो चुनाव है वो इसी लड़ाई का एक मैनिफेस्टेशन है, उसी का एक रूप है। और इसीलिए सामने कौन खड़ा है, कितना वोट आपके पास है, कितना वोट उनके पास है, ये सब चर्चा मेरे लिए बेमानी है। इट इज अ फाइट फॉर protecting, preserving and safeguarding democracy in our country and the values of our democracy. और इसमें कुछ और काउंट नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।